जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं NCERT SST विद इकबाल। कल हमने पढ़ा था विविधता क्या होती है और समझा था कि अलग अलग लोग, परंपरा, भाषा और जीवन शैली मिलकर विविधता बनाते हैं। आज हम उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जहां हम जानेंगे विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, भारत में विविधता का क्या महत्व है और हम विविधता को आसानी से कैसे समझ सकते हैं। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम भारत के दो अलग अलग हिस्सों, लद्दाख और केरला के एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक आपको एक नई सोच देगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो बच्चों, हम लोग एक दोस्ती का एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लासरूम में 5 दोस्त है। कोई अलग राज्य से है, कोई अलग भाषा बोलता है, किसी का खाना अलग है। जब आप उनके साथ रहते हैं तो आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, नया खाना, नए त्यौहार, नए शब्द। इससे आपका ज्ञान बढ़ता है और जीवन मज़ेदार बनता है। तो विविधता हमारे जीवन को रंगीन और रोचक बनाती है। सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। दूसरा सवाल है, अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हैं। तो इस दोनों सवालों का आंसर ये है। भारत के अलग अलग प्रांतों के खाए गए व्यंजन की सूची। बिहार में लिट्टी चोखा, पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग, उत्तर प्रदेश में कचौरी जलेबी, महाराष्ट्र में पाव भाजी, गुजरात में ढोकला, दक्षिण भारत या तमिलनाडु कर्नाटक में इडली डोसा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बिरयानी, पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला। मातृभाषा के अलावा जाने जाने वाली भाषाएं। हिंदी में नमस्ते या धन्यवाद होता है, अंग्रेज़ी में इसी को कहते हैं हेलो, थैंक यू, उर्दू में आदाब, शुक्रिया, तेलुगु में नमस्कारम और बंगाली में नमस्कार। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आप खुद कहानी बनाना भी जानते होंगे। बच्चों, आपको जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं की कहानियाँ बहुत पसंद होती होगी, या फिर कभी कभी आपने भी कहानियाँ बनाई होगी। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, यानी जैसे किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोग राजा और रानियों की वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल एक ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक ही तरह के खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको रोज़ सिर्फ आलू ही खाना पड़े तो कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है, आपको बोरिंग फील होगी। लेकिन जब थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मिठाई सब होता है तो मज़ा आता है। यही विविधता है।
जैसे अलग अलग खाना मिलकर थाली को स्वादिष्ट बनाता है, वैसे ही अलग अलग लोग मिलकर समाज को सुंदर बनाते हैं। वो के उदाहरण से समझते हैं। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही रंग होता, मान लीजिए सिर्फ काला, तो कैसा लगता। लेकिन जब लाल, हरा, नीला, पीला सब रंग होते हैं, तब दुनिया खूबसूरत लगती है। यानी विविधता दुनिया को सुंदर बनाती है। बच्चों, आप एक ऐसी जगह सोचो जहां सब लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक ही खाना खाते हैं और एक ही खेल खेलते हैं। तो बताइए, क्या वहां मज़ा आएगा? क्या नई कहानियां बनेगी? आप जवाब दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं कि विविधता का मतलब है अलग अलग होना, और यही अलग अलग चीज़ें हमारे जीवन को मज़ेदार, सुंदर और ज्ञान से भरपूर बनाती है। इस बॉक्स में कुछ सवाल दिए गए हैं, चलिए इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी। तो चलिए बच्चों, इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहानी। ऐसी जगह के जीवन पर। एक बार की बात है, मैं एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ सभी लोग सिर्फ लाल और सफ़ेद कपड़े पहनते थे। वहाँ रोज़ एक ही तरह का खाना मिलता था, सिर्फ आलू। लोग केवल सांप सीढ़ी खेल खेलते थे और केवल 2 ही जानवर, हिरन और कौवा, दिखाई देते थे। शुरू शुरू मुझे यह ठीक लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे बोरियत होने लगी। मुझे अलग अलग रंगों के कपड़े पहनना, नया खाना खाना और नए खेल खेलना याद आने लगा। वहाँ ना तो त्योहारों की विविधता थी और ना ही अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती थी। तब मुझे समझ आया कि विविधता ही जीवन को मज़ेदार और खुशहाल बनाती है। क्या मुझे वहाँ रहना अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे ऐसी जगह में रहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ विविधता नहीं है और जीवन बहुत एक जैसा बोरिंग है। 5 चीज़ों की सूची जिनकी कमी सबसे ज़्यादा खलेगी। वो 5 चीज़ें ये हैं। अलग अलग प्रकार का खाना, रंग बिरंगे कपड़े की कमी खलेगी, विभिन्न खेल और मनोरंजन, अलग अलग त्योहार, नई नई कहानियाँ और किताबें। एक निष्कर्ष है, जहाँ विविधता नहीं होती वहाँ जीवन नीरस हो जाता है। विविधता हमारे जीवन को खुशहाल और रोचक बनाती है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, वैसे ही हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। तो करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वास्तव में काम एक ही कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार में एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर या फिर पैदल चलकर यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या व्यापार के लिए की जाती थी। ये यात्राएं क्यों की जाती थी? खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में की जाती थी, या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता तो वे नई जगह जाकर बस जाते हैं। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते हैं। बच्चों, एक एग्जाम्पल से समझिए आप।
पहले के समय में लोग नौकरी, खेती या व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे कोई गांव से शहर गया या एक राज्य से दूसरे राज्य गया। जब वे नई जगह जाते थे तो वहाँ की कुछ चीज़ें सीखते थे, जैसे खाना, भाषा, पहनावा और अपनी पुरानी चीज़ें भी साथ ले जाते थे। इससे क्या हुआ, दोनों जगह की चीज़ें मिल गई और नई संस्कृति बन गई है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार से पंजाब गया, वह अपने साथ लिट्टी चोखा ले गया। वहाँ उसने मक्के की रोटी और सरसों का साग सीखा। अब उसके पास दोनों तरह का खाना है। इससे क्या हुआ, नई और पुरानी चीज़ें मिलकर विविधता बनाती है। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनका रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। जैसे हमने पिछले उदाहरण से समझ चुके हैं, कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुरानी ढर्रों पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं, मान लिया आपके दोस्त अलग अलग जगह से हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु, कोई उर्दू। आप क्या करते हैं, उनसे नए शब्द सीखते हैं, वे आपसे सीखते हैं। धीरे धीरे सबको कई भाषाएं आ जाती हैं। यही विविधता है। इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क है, बल्कि जिस तरह वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। इसका बच्चों, एक सवाल का आप जवाब दीजिए। समुद्र के पास रहने वाले लोग क्या खाते होंगे? मछली, चावल। और पहाड़ में रहने वाले लोग गरम कपड़े और अलग खाना। तो जगह बदलने से लोगों का खाना, कपड़ा और काम भी बदल जाता है। इससे ये पता चलता है कि भौगोलिक स्थिति भी विविधता पैदा करती है। एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं, शहर और गांव का उदाहरण लेते हैं। गांव में लोग खुद सब्जी उगाते हैं, लेकिन शहर में लोग बाजार से खरीदते हैं। इसलिए दोनों की जीवन शैली अलग होती है। जब लोग अलग अलग जगह जाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और पुरानी चीज़ों के साथ मिलाते हैं, तभी विविधता पैदा होती है। बच्चों, आपसे सवाल, बच्चों आप बताओ, आपने किसी दोस्त से क्या नया सीखा? आपने कौन सा नया खाना खाया? आप इसका खुद से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लद्दाख। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ये कौन सा इलाका है? ये रेगिस्तानी इलाका है। ये पहाड़ियों में बसा है और बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे खेती संभव है ही नहीं, और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ पर निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यहाँ के लोग एक बकरी पालते हैं जिससे वो पश्मीना ऊन निकालते हैं।
यह ऊन कीमती है, इसलिए इसे पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लद्दाख के लोग इस ऊन को निकालते हैं एक खास किस्म की बकरी से। उसके बाद इस ऊन को अच्छे से इकट्ठा करके कश्मीरी व्यापारियों को बेच देते हैं और कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ क्या होता है, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। यहाँ के लोग क्या क्या खाते हैं, यहाँ तो फसल उगती नहीं, खेती कम होती है, बारिश कम होती है, पेड़ पौधे कम नहीं हो पाते हैं, इसलिए वहाँ खाने में सबसे ज़्यादा दूध से बने पदार्थ ही इस्तेमाल होता है, जैसे मक्खन, चीज़ और एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिएगा, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है, जिसे तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। बच्चों, एक तिब्बत का ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा, ये लद्दाख में बहुत ज़्यादा ही फेमस है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये थी लद्दाख के बारे में। अब आते हैं हम लोग केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले मिलते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। केरल में सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए और ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता बनाया। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। भारत में वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 ईस्वी में केरल के बंदरगाह तट पर आए थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। ये जो जाल इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है चीना वाला, इसकी उत्पत्ति चीन में हुई होगी और तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है चीना चट्टी, उसकी भी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी? चीन में ही हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। केरल में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है और लोग मछली, चावल और सब्ज़ी खाते हैं। आइए बड़ी जगह का मौसम और इतिहास यह तय करता है कि वहाँ के लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या काम करेंगे। आइए लद्दाख और केरल को तुलना करके समझते हैं। लद्दाख ठंडी पहाड़ी जगह है।
वहाँ बहुत ठंड होगी या गर्मी, बताए बच्चों? जाहिर सी बात है वहाँ ठंड होगी। तो मौसम ठंडा तो लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। खेती कम होती है, पेड़ पौधे भी कम। जानवर पालते हैं, बकरी और याक। खाना क्या खाते हैं? दूध, मांस, मक्खन। उदाहरण, जैसे आप सर्दी में स्वेटर पहनते हैं बच्चों, वैसे ही लद्दाखी लोग हमेशा गर्म कपड़े पहनते हैं। केरल, समुद्र के पास गर्म जगह है। अच्छा बच्चों ये बताओ, वहाँ गर्मी होगी या ठंड? जाहिर सी बात है गर्मी होगी। तो मौसम गर्म और बारिश वाला। खेती अच्छी होती है, चावल और मसाले। समुद्र पास है तो मछली ज़्यादा खाते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि आप गर्मी में हल्के कपड़े पहनते हैं और ठंडा खाना पसंद करते हैं। वैसे ही केरल के लोग। इतिहास से अब हम लोग समझते हैं, पहले के समय में व्यापारी अलग अलग जगह जाते थे। जैसे लद्दाख में ऊन और व्यापार के लिए, और केरल में मसाले और समुद्र व्यापार के लिए। इससे क्या हुआ, अलग अलग लोग आए, अलग धर्म, भाषा और रीति रिवाज आए। इतिहास भी विविधता को बढ़ाता है। अगर आप कश्मीर जाएं तो अलग खाना मिलेगा, अगर केरल जाएंगे तो अलग खाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि जगह और इतिहास अलग है। इसलिए जगह का मौसम और वहाँ का इतिहास मिलकर लोगों का जीवन अलग बनाते हैं। इसी को विविधता कहते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहाँ लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनके व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे को रीति रिवाज और परंपरा में घुल मिल जाते हैं। जैसे बच्चों, आप जिस गांव में रहते हैं, आप अपने आसपास को देखेंगे कि अलग समुदाय के लोग रहते हैं। उससे हम लोग अपने रीति रिवाज को एक दूसरे से शेयर करते हैं और बहुत चीज़ एक दूसरे से सीखते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे विविधता में एकता। अगर NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए जुड़े रहें NCERT SST विद इकबाल के साथ। जय हिंद बच्चों।